हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हम लोग स्टडी स्टेट एसे एनालिसिस के ऊपर जितना थ्योरी रिक्वायरमेंट था वो कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर से अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आपको दो तीन चीज बता दूं मैं आपको न्यूमेरिकल कराने में। देखिए एसी में सिर्फ 3 से 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। कोई भी न्यूमेरिकल करो 3-4 पॉइंट को माइंड में रखना और उसको बहुत अच्छे से लगाना। उसको लगाने में कई बार गड़बड़ हो जाती है, लाइक इंडक्टर या कैपेसिटर को चेंज करने में, रिएक्टिव क्वांटिटी में चेंज करने में, ओमिक वैल्यू में चेंज करने में कई बार स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं। आरएमएस, पीक, एवरेज, फेज से एंगल से इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इनमें दिक्कतें होती है, उनको बहुत ध्यान से करना है। बस 3-4 चीजों का ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल बहुत आसान है। और अब वर्चुअल कैलकुलेटर है आपके पास। वर्चुअल कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स सॉल्व नहीं होता है, इस वजह से आपको गेट एग्जामिनेशन में जो भी वैल्यू मिलेगी अब बहुत ही इजी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा, बहुत इजी मिलेगी, आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। तो डरिएगा नहीं, एसी के न्यूमेरिकल देख के एकदम घबराने का नहीं है ना। आपको सिंपली क्वेश्चन को रीड करना है, पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, स्क्रीन को पॉज करना है, पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से आपको मैच करना है। पहले तो आंसर मैच करना, उसके बाद प्रोसीजर भी मैच करना। हो सकता है कुछ आप मुझसे भी बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है मेरे सॉल्यूशन से आपको कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए कि किस तरीके से अप्रोच करना है। देखिए मैं आपको क्रैश कोर्स में ये नहीं कि मैं नेटवर्क सिखाने आया हूं, मैं आपको दिखाना आया हूं कि कैसे इफेक्टिवली हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए वहां प्रेशर सिचुएशन में, और क्या ऐसी गलतियां, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से हम न्यूमेरिकल गड़बड़ कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन कर चुके हैं। एन आरएलसी सीरीज सर्क्यूट हैज अ रेजिस्टेंस आर ऑफ 20 ओम एंड अ करंट व्हिच लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय 45 डिग्री। If the voltage across the inductor is twice the voltage across the capacitor, what is the value of inductive reactance? मतलब आपसे क्या पूछा है? देखिए दो तीन चीजें हैं यहाँ पे, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उनको बहुत अच्छे से डिकोड करना। पहला चीज है ना, तो यहाँ पर आपको सीरीज आरएलसी सर्क्यूट है, तो आपने बनाया देखिए सीरीज आरएलसी सर्क्यूट, आर एल और सी, ये सीरीज आरएलसी सर्क्यूट, और इस पे सप्लाई वोल्टेज लगा है आपका। इस तरीके से मैंने सप्लाई वोल्टेज ही बना दिया, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 20 ओम। ठीक है भाई साहब, इतनी चीजें क्लियर है। और आपको क्या बोला है? अ करंट विच लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय 45 डिग्री। इसका मतलब करंट सीरीज है तो करंट तो एक ही होगा, ये करंट आई, मास्टर करंट है ना, और यहां का अप्लाइड वोल्टेज वी है। इससे क्या हो रहा है, वोल्टेज वी, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं, यहां पर ये जो वोल्टेज V है ये करंट से कितना है, 45 डिग्री लैग कर रहा है, ये बात हमें पता है। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, ये जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है ना VL, और यहां पे VC, ये जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है वो कितना है, ट्वाइस द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ये एक रिलेशन और गिवन है। इतनी चीजें हमें पता, बाकी और कुछ भी नहीं पता। तो आपको देखिए क्या करना है, सीरीज आरएलसी का आपको जो फॉर्मूले बनाए, मैंने डेरिवेशन पढ़ाया है फुल कोर्स में, उसमें मैंने फेजर को बहुत अच्छे से फोकस किया है। अब देखिए इसका फेजर बनाएंगे तो किस तरीके से फेजर बनेगा। अगर मैं फेजर बनाऊं इसका, तो यहां पर देखिएगा, ध्यान से फेजर को ध्यान से देखना, यहां पर क्या होगा फेजर बनाएंगे तो ये है हमारा सीरीज में हम लोग बेस किसको लेते हैं, करंट को बेस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि वोल्टेजेस जो है ये वीआर वोल्टेज उसी में आ जाएगा, उसी फेज में आ जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। फिर क्या होगा, इंडक्टर में क्या होता है, करंट लीड करता है और वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। तो ये वोल्टेज यहाँ लीड की जगह मैं यहाँ पे बना देता हूँ, है ना, यहाँ बना देते थे हम लोग, ये भी आपको क्लियर होगा। ये हो गया हमारा VL वोल्टेज, और VC वोल्टेज कहाँ पे, नीचे की साइड में VC वोल्टेज बनता था। ठीक है, थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट नहीं है, बाकी आप स्ट्रेट कर लेना। चलो ये हो गया VC वोल्टेज। और उसके बाद देखिए अब आपको पता है कि फाइनल वोल्टेज और करंट के बीच में जो करंट है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है। इसका मतलब इस आरएलसी में किसका डोमिनेंस ज्यादा है, इंडक्टेंस का डोमिनेंस ज्यादा है। इंडक्टेंस का डोमिनेंस ज्यादा है, इसका मतलब जो ओवरऑल वोल्टेज है वो आपका कहां आएगा, ओवरऑल वोल्टेज, ये यहां पे ओवरऑल वोल्टेज V आएगा, और उससे करंट क्या करेगा, लैग करेगा, और एंगल क्या रहेगा, 45 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो क्वांटिटी है, यहां पे ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्या कहलाएगी, VL माइनस VC, क्योंकि ये VC ऊपर आता है और VL में से VC माइनस होके ये जो लेंथ है VL माइनस VC कहलाता है। बाकी आपको फेजर से बहुत डिटेल वर्जन में मैं बता चुका हूं, इतनी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए।
ठीक है। अब देखिए यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, मतलब हमें कहीं ना कहीं एक्सेल की तरफ जाना है, एक्सेल हमें फाइंड आउट करना है। एक्सेल फाइंड आउट करना, हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है, एंगल है, तो क्या हम एंगल से कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं क्या? एंगल देखिएगा, है ना, अभी मुझे नहीं पता कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट मैं एंगल से इतना तो सॉल्व कर सकता हूं कि 10 45 तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, VL माइनस VC, ये सब मैग्नीट्यूड है ना, VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इतना कर सकता हूं मैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, यहां पर VL और VC के बीच में क्या रिलेशन है, कि यहां पर हम VC को क्या, VL बाई 2 इक्वल टू VC, मतलब VC की प्लेस पर हम VL बाई 2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो 1045 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और VC की जगह VL बाई 2 कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय VR कर दिया। तो यहां से देखिए एक VL में से आधा जाएगा तो फिर क्या बचेगा, VL बाई 2 बचेगा डिवाइडेड बाय VR, है ना। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, आपको पता है कि करंट तो क्या है, एक है, करंट क्या है, एक है, तो हम यहां पे ये कर सकते हैं कि करंट से डिवाइड कर दे। अगर मैं करंट से डिवाइड कर दूं तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, है ना, करंट से दोनों साइड में करंट से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो करंट तो एक ही है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, VL डिवाइडेड बाय 2I, डिवाइड कर दिया मैंने, है ना, डिवाइड कर दिया वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, और VR डिवाइडेड बाय करंट, कोई अंतर पड़ेगा क्या, है ना। इसमें मैंने क्या किया, करंट से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बट उससे क्या हुआ देखिएगा, बहुत चेंजेस क्या हो गया, 1 इक्वल टू VL बाई I, क्योंकि एक्सेल क्या होता है, एक्सेल होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस वाली क्वांटिटी को VL बाई I को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेल डिवाइडेड बाय 2, और VR बाई R, मतलब यहां का वोल्टेज VR डिवाइडेड बाय करंट, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, जो कि वैल्यू गिवन है 20, ठीक है, और 20 नीचे आ जाएगा तो 40, और इधर की साइड में चले जाएगा तो एक्सेल कितना हो जाएगा, 40 ओम इज द आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इससे हमने फेजर का आइडिया अगर है आपको तो काफी आसानी से आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से ही ये क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। बट शर्त है आपको सीरीज आरएलसी का यूटिलाइजेशन किया हम लोगों ने, करंट कॉमन था, ये चीज करी, बाकी जो एग्जिस्टिंग रिलेशन जो भी गिवन डेटा है रिलेशंस, वो सारे के सारे अभी हम लोगों ने यूज करे। आप में से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट अलग तरीके से भी क्वेश्चन करेक्ट कर लिए होंगे, आप वो अपना सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन को कंपेयर कर लीजिए, जो बेस्ट लगे आपको उसको पिक करना है। मैं पढ़ा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि बेस्ट सॉल्यूशन है, बट मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं क्योंकि देखिए नेटवर्क में क्या होता है ना, जो ब्रेन है, ये ब्रेन का अगर मैं 10 बच्चों को खड़ा कर दूंगा ना, 10 का ब्रेन नेटवर्क सॉल्व करने में अलग अलग चलेगा। तो आपका ब्रेन किस मेथड को ज्यादा एडॉप्ट करता है ये आपको पता है, मुझे नहीं पता है। तो आपको सिर्फ मैं ये बोल रहा हूं, अप्रोच को ध्यान रखना, गिवन डेटा को बहुत ध्यान से उठाना। ठीक है, तो जो बेसिक्स है, जैसे होता है ना क्रिकेट में क्या होता है, हर प्लेयर देखिए, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सभी जितने भी क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं, सबका फाउंडेशन तो वही है ना, ट्रेनिंग एक जैसा होता है, बट फिर भी खेलने का अंदाज सबका अलग अलग है। कोई एक बेहतर शॉट दूसरा वाला खेलता है, तो वही शॉट कवर ड्राइव या स्ट्रेट ड्राइव हर बैट्समैन अलग अलग तरीके से खेलता है, मतलब पैटर्न वही है बट उनका स्टाइल अलग हो जाता है। कोई बहुत ज्यादा परफेक्शन से खेलता है, कोई आड़े बल्ले से भी खेलता है, इस तरीके से हो सकता है। तो नेटवर्क भी वैसा ही है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैं आपको फाउंडेशन में जो सारी चीजें फेजर्स वगैरह, फेजर तो वही लगाऊंगा ना जो हर स्टूडेंट लगाएगा, बट उसके बाद की कैलकुलेशन हो सकता है कोई यहां से वोल्टेज का फेजर नहीं बना के वो अपना इंपीडेंस ट्रायंगल या उस तरीके से भी जा रहा है, तो जा सकते हैं। चलिए, मजा आया क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन गेट में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। फॉर द सर्क्यूट शोन इन द फिगर, द स्टडी स्टेट करंट थ्रू द इंडक्टर। अब इस इंडक्टर में स्टडी स्टेट करंट कितना जाएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो 2-3 चीजें आपको बहुत ध्यान से देखना है। पहली चीज कि ऑप्शन किस तरीके से अरेंज है। ऑप्शन आपके क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू में है। काय में है आपके ऑप्शंस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू में है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, अगर ये करंट की बात करें तो ये करंट का आई ऑफ टी इक्वल टू आई एम, और जो भी है कॉस साइन जो भी रहेगा मुझे नहीं पता, है ना, कॉस साइन कुछ भी हो सकता है, कॉस और साइन कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, ओमेगा टी और फला फला एंगल कोई सा, फला फला एंगल इस तरीके से अरेंज है ना, कॉस या साइन कुछ भी हो सकता है, ओमेगा टी समथिंग 5। तो ये क्या है आपका इंस्टेंटेनियस ऑप्शन का है में आपके इंस्टेंटेनियस के ऑप्शन में। इसका मतलब एक फाइनल रिजल्ट कैसे भी करोगे आप, आरएमएस और एमएस कुछ भी कन्वर्ट करोगे, बट फाइनल रिजल्ट आपको इसमें लाना है। अब आप ऑप्शन को देखिए और यहाँ पे सोर्स देखिए, क्या क्या देखना है, पहली चीज तो ये देख ली, दूसरा चीज ये देखना है आपको कि देखिए आपका जो सोर्स है वो आपका क्या है, साइन में है, काय में है, साइन में। बट आप ऑप्शन देखेंगे तो सिर्फ साइन में नहीं है, साइन के साथ में कॉस में भी ऑप्शन है, कॉस में और साइन में दोनों में ऑप्शन है। तो अब आपको क्या करना है, रेफरेंस हमेशा कॉस को रखना है ना। इस तरह की सिचुएशन आए कि साइन है, एक ही सोर्स है, तो आप बोले थे कि सर आपने तो बताया था कि साइन के साथ में कुछ भी नहीं तो एंगल 0 ले सकते, बट आपके ऑप्शंस जो है साइन कॉस सब में है। तो हम लोग रेफरेंस कॉस को इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा कॉस में रेफरेंस लेने से क्या होता है कि डायरेक्ट जब कन्वर्ट करने की बारी आएगी तो हम डायरेक्टली कॉस वाला जो एंगल कॉस लिख के और उसका डायरेक्ट एंगल हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदा रहता है। तो अभी ओवर द टाइम आपको सारी चीजें पता चलती जाएगी। तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, अभी देखिए ये वाली जो सामने आगे की साइड में है ये सारे के सारे क्या है आपके, सारे के सारे पीक में है और ये डायरेक्ट पीक में है। तो टू एंगल माइनस, देखिए हम क्या कर सकते हैं इसको, 2 एंगल 5 माइनस 90 डिग्री, 5 माइनस 90, तो 5 तो क्या इसका 0 है, तो 0 माइनस 90, तो डायरेक्टली मैं इसको माइनस 90 डिग्री लिख रहा हूं, माइनस 90 डिग्री लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस 90 डिग्री लिख रहा हूं। समझ में आया ना, 2 एंगल 5 माइनस 90, बट यहां 5 तो क्या है, 0 है, और ओमेगा क्या है, साइन टी, साइन ओमेगा टी, तो 1 है ना, या ओमेगा कितना है, 1 है, ओमेगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां पे आपको करंट निकालना है, ठीक है, यहां पे क्या निकालना है आपको, करंट निकालना है। तो इसका मतलब है कि अगर आप यहां पर केवीएल लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए, वोल्टेज, ये नोडल वोल्टेज, ये पूरा का पूरा वोल्टेज एक ही है, वोल्टेज भी, तो यहां का अगर वोल्टेज पता चल जाए, यहां का वोल्टेज पता चल जाए, और यहां पे सारे 1 ओम 1 हेनरी, तो 1 हेनरी को कैसे चेंज करते हैं हम लोग, 1 हेनरी को अगर हम लोग इंडक्टेंस को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्सएल, तो ओमेगा एल, जे ओमेगा एल, इसको हम लोग जे ओमेगा एल, तो ये हो जाएगा ओमेगा कितना है, 1 है, और ये भी 1 है, तो ये जे में, और ये कैसे चेंज होगा, ये होगा माइनस जे बाई ओमेगा सी, तो ओमेगा कितना है 1 और सी भी कितना है 1, तो ये नॉट सी 1/2 है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.5 या माइनस जे बाई 2, माइनस जे बाई 2। तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना है आपको। पहले तो ऑप्शन आपको देखना है कि साइन कॉस वगैरह में है, तो आपको डायरेक्टली साइन को क्या करना है, 2 एंगल 5 माइनस 90। अब आप बोलेंगे सर आप 0 भी ले सकता था, बट आपके ऑप्शन साइन कॉस में है तो वापस कन्वर्ट करने में दिक्कत आएगी। कन्वर्ट हम लोग क्या करते हैं, कॉस को रेफरेंस मानिए आप, एक हमेशा पैटर्न, नहीं तो क्या होगा एग्जामिनेशन में, क्या होगा, आप इससे नहीं आ रहा तो वो लगा लेंगे, इससे नहीं आ तो वो लगा लेंगे, एक पैटर्न हमेशा पकड़ के चलिए। और मैं नेटवर्क थ्योरी जब पढ़ाता हूं तो कॉस को रेफरेंस लेता हूं, कॉस को रेफरेंस ले रहा हूं, और उसके एवज में साइन जो लिखूंगा वो 5 माइनस 90 लिखूंगा, ताकि वापस जब कन्वर्ट करूं तो डायरेक्टली मैं कॉस में ही कन्वर्ट करूंगा और जो एंगल दिखेगा उसको वापस ले आऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर बड़ा आसान है, अगर करंट निकालना है आपको, करंट, तो आई ऑफ टी एल करंट निकालना है, तो वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज डिवाइडेड बाय जे, तो आपका क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा। तो आपको ये नोड वोल्टेज एक बार निकाल लिया, तो वहां से जो जे है, जे क्या है आपका ओमिक वैल्यू है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, एक बार आपने इंडक्टर कैपेसिटर को ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, रिएक्टेंस में कन्वर्ट कर लिया, तो उसको एज अ रजिस्टर ट्रीट करिए, बस ये आपको जे के साथ में लिखना है, ठीक है। एसी में इतना ही है, आपको सोर्स चेक करना है, उसके बाद सोर्स के बाद इंडक्टर और कैपेसिटर को चेंज करना, ये चेंज करते तो आता होगा आपको, ठीक है। और उसके बाद ये साइन कॉस वाले ऑप्शंस, अगर यहाँ पे आरएमएस वगैरह में होते तो हम इसको क्या करते, बाय √2 भी करके आरएमएस में ही लेते, बट अभी हमारा आरएमएस में ऑप्शन नहीं है, पीक समथिंग है, आईएम कॉस या आईएम साइन समथिंग कुछ है, तो हम लोगों ने इसको आरएमएस में चेंज नहीं किया। समझ में आया, ये पहला क्वेश्चन था, इस वजह से सारे बेसिक्स आपको बता रहा हूं डिटेल वर्जन में। चलिए अब जल्दी से हम नोडल लगा देते हैं, है ना। अब नोडल तो सिखाई दिया मैंने ऑलरेडी, तो V के ऊपर खड़े होकर नोडल लगाएंगे, तो V डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि V माइनस ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ग्राउंड है, पूरा का पूरा ग्राउंड है, तो V डिवाइडेड बाय 1 प्लस V डिवाइडेड बाय J प्लस V डिवाइडेड बाय माइनस J बाई 2, ठीक है। और ये इनकमिंग है तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एंगल माइनस 90, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा V,
और देखिए जे से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस JV, ठीक है, ये ऊपर चले जाएगा और माइनस माइनस फिर जे का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो जे स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस J2V, ठीक है, इक्वल टू 2 एंगल -90। अब क्या हो गया, यहां से V को कॉमन, देखिए दो J2V माइनस JV, तो दो में से एक चले जाएगा और प्लस का रहेगा, तो V प्लस JV इक्वल टू 2 एंगल -90 और V कॉमन ले लेंगे तो V कॉमन ले लेंगे तो 2 एंगल -90 डिवाइडेड बाय 1 प्लस J, और 1 प्लस J को क्या करेंगे हम लोग 2 एंगल -90, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो अंडर रूट 2, और एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, 1 है और दोनों प्लस में है तो काय में आ जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका V इक्वल टू 2/√2 एंगल हो जाएगा -135 डिग्री, ये हो गया V, सिंपल सा। अब आप क्या करेंगे, V की जगह पे यहां रख दीजिए और करंट निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड एंगल -135 और डिवाइडेड बाय इसका क्या हो जाएगा 1 एंगल +90, ठीक है, तो ये यहां पे जाएगा, तो 135 में क्या हो जाएगा 90, और ऊपर जाता है तो माइनस होता है ना, ये सारी चीजें तो पता है आपको, 45 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -45 का, तो ये इतने बेसिक्स तो आपको पता होने ही चाहिए। तो ये हो जाएगा √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 का, चलिए मैं कर देता हूं इतना भी, √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो असल में ये हमारे √2 फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा और एंगल हो जाएगा आपका 135 और 90 225 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 225 और वो भी कहेगा माइनस का 225, ठीक है। I(t) आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया √2 एंगल -225। ध्यान रखना ये वाला अभी मैग्नीट्यूड कौन सा, पीक वैल्यू का है, क्योंकि हमने शुरू से क्या लिया है, पीक वैल्यू लिया, आरएमएस में कन्वर्ट नहीं किया है। अगर ऑप्शन में इस तरीके से मैग्नीट्यूड और एंगल और आरएमएस का कुछ ऑप्शन होता तो हम उस तरीके से लेते, फिर बाय √2 लगा के लेते, है ना। इस छोटे सा पॉइंट है पीक और आरएमएस, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। अब देखिए आप बोलेंगे सर ऑप्शन तो नजर ही नहीं आ रहे, अभी कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमने क्या किया रेफरेंस, क्योंकि साइन को हमने 5 - 90 लिया, मतलब कॉस हमारा रेफरेंस था, कॉस रेफरेंस था, तो हम लोगों ने क्या किया √2 cos ओमेगा टी, ओमेगा मतलब 1 तो t - 225। देखिए कॉस में कन्वर्ट करने में आसानी इसलिए रहती, कॉस को रेफरेंस लिए लेते हैं क्योंकि डायरेक्टली जो एंगल है उसी को नोट डाउन करना है, उसी को आपको नोट डाउन करना है। अब आप देखिए 225 कहीं से कहीं ऑप्शन में नजर आ रहे हैं क्या, ऑप्शन में देखिए पहली चीज तो हम लोग एक काम करते, साइन वाले तो ऑप्शन खत्म कर देते हैं, अभी खत्म नहीं करना है ना साइन वाले, क्योंकि कई बार ऑप्शन ऐसे होते हैं कि इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करके, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो साइन के फॉर्म में भी हो सकता है, ये चीजें भी होती है। तो पहले तो हम लोग हमारा अप्रोप्रिएट एक काम करते, चेक कर लेते हैं कि √2 cos t - 225, तो सबसे पहले तो माइनस वाला चीज है, तो ये वाला हमारा जो है 3π/4, ये कितना हो रहा है वो देख लेते हैं। पाई मतलब 180 डिग्री, तो 3 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, 135 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 135, तो 135 तो नहीं है 225 है। चलिए फिर दूसरा कॉस का चेक करते हैं, तो ये हो रहा है 135 बट प्लस का है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि -225 को प्लस में 135 बोलते हैं, ऐसा चेक कर लें, अगर ऐसा होगा तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो -225 का मतलब देखिएगा, -225 का मतलब, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब हम लोग कहां चलते हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में 90 -180 और ये कहीं 225 यहां पे कहीं होगा 225, है ना, ये एंगल क्या रहेगा आपका 225 और क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इस वजह से ये माइनस का है। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर देखें कि एंटी क्लॉकवाइज में कितना बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में ये देख लेते हैं, तो 360 में से टोटल ओवरऑल कितना होगा 360, तो 360 - 225, तो ये तो 135 ही बन रहा है, ये हो गया आपका 135। और कैसे घूमे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि प्लस में, तो इसका मतलब है इसको अगर हम लोग देखें और करके √2 cos t + 135 भी लिख सकते हैं, -225 को 135 भी लिख सकते हैं, मतलब 3π/4 जो है वो 135 ही है, क्योंकि पाई को 180 रखना है, 3 × 180 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका 135, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको ज्यादातर केसेस में जो आपका आंसर निकल के आएगा वो कई बार दिखेगा नहीं, तो गलत, ऐसा मत सोचना कि आपने गलत कर दिया,
आप ऑप्शंस को बहुत अच्छे से चेक करना है। अब देखिए इसका अगर नॉलेज नहीं है आपको इन क्वाड्रेंट का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो बहुत दिक्कत आ सकती है। इसी वजह से मैंने बेसिक्स में ये वाली चीजें कवर करी है। मजा आया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बहुत कुछ जानने को मिला है आपको, छोटी छोटी चीजें। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या आपकी लर्निंग्स रही इस क्वेश्चन से। सबसे पहले आपको सोर्स को पहचानना है और ऑप्शन को। तो मैं तो बोलता हूं आपको कि 0 डिग्री के फेयर में मत पढ़ना। साइन में वो साइन के साथ में एंगल 0 लेके बहुत सारे स्टूडेंट उसमें ध्यान रखना पड़ता है। गलत नहीं बोल रहा हूं, कर सकते उससे भी, बट उससे आपको ध्यान रखना है फिर ऑप्शन पिक करते टाइम पर, ठीक है, उसको वापस कन्वर्ट करते टाइम पे ध्यान रखना है। बट मैं आपको बोलूंगा कॉस, बाकी सब चीजें भूल जाइए, कॉस को रेफरेंस रखिए, है ना। कॉस आई तो 0 के साथ में जैसे मैंने सिखाया आपको, और साइन आई तो 5-90 वाला लगाना है, ताकि कन्वर्ट करने में डायरेक्टली आंख बंद करके कॉस लिखने का और जो एंगल आए वो लिखने का है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर अगर मैं यहां पे पीक नहीं लेता और डिवाइडेड बाय √2 लेता, है ना, डिवाइडेड बाय √2 लेता, तो आप पूरा सॉल्व करते तो यहां पर वापस जब ये कन्वर्ट करते हैं ना, तो वापस √2 का मल्टीप्लाई करते हैं। इधर डिवाइड किया था तो वापस इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करने के लिए √2 का मल्टीप्लाई करना था। अभी के लिए मैं हटा देता हूं, इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है इंस्टेंटेनियस में। पहले सोर्स देखना है, कन्वर्ट कर लिया आपने मैग्नीट्यूड और एंगल, और मैग्नीट्यूड पीक है या आरएमएस है ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। रेफरेंस का चीज था वो सब बता दिया। उसके बाद इंडक्टर कैपेसिटर को आपको क्या करना है, जे के फॉर्मेट में, जे मतलब कि ओमिक वैल्यू रिएक्टेंस के फॉर्म में, और उसके बाद नोडल, केवीएल, केसीएल, यही सब हमारे हथियार यूज होते हैं। बस आपका नोडल में ध्यान रखना, रियल और इमेजिनरी अलग अलग करना है, बस इतनी सी बात है। अब स्टूडेंट क्या होता है, रियल इमेजिनरी के फेयर में कंफ्यूज होते हैं, क्या होता है, बहुत डरते हैं, बट डरना नहीं है, लिखना स्टार्ट करिए, आसान लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट IC ऑफ T इज। अब कहां IC ऑफ T, यहां पर गिवन है। अब आपको देखिए यहां पर क्या क्या दे रखा है, यहां पर 10 एंगल 15 डिग्री दे रखा है, ओमेगा दे रखा है 1 रेडियन पर सेकेंड। अब डायरेक्टली आपको, अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहां पे ये जो 10 है, ये जो 10 दे रखा है, ये पीक वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू, हमें कैसे पता चलेगी। तो आप एक काम करिए, अभी आप शुरू में कुछ भी एज्यूम करके मत चलिए, जो लिखा है उसी से सॉल्व करिए, जो लिखा है अभी, क्योंकि हमें ना क्वेश्चन में कहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है। यहां लिखते कि आरएमएस, तो हम फिर इसको आरएमएस कंसीडर करते हैं ना। कई बार ऐसा होता है आपके क्वेश्चन में कि यहां पे आरएमएस लिखा जाता, तब हम लोग इसको आरएमएस लेते हैं, ठीक है। बट अभी हमें नहीं पता कि जो 10 है ये पीक है या आरएमएस है, अभी नहीं पता। मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में लिखा है, ओमेगा लिखा है। अब आपको क्या करना है, ये आईसी देखा। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए कि 1 और 1 हेनरी, 1 रेजिस्टेंस सेम है, कैपेसिटेंस और इंडक्टर सेम है। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं कि जब इनको कन्वर्ट करेंगे तो इनका ओमिक वैल्यू भी सेम आ जाए, वो देख लेते हैं पहले। तो ओमेगा कितना है, 1 है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो -j, इसका एक्सएल क्या होगा, j ओमेगा एल, ओमेगा 1 है, ये भी 1 है, तो ये हो जाएगा j में, और -j/ओमेगा सी, तो ये दोनों c भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -j हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो वोल्टेज है, देखिए इस तरीके से सर्किट बन रहा है कि ये आपका ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, और ये वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, तो ये वोल्टेज दोनों पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर और ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर, ठीक है, और एक वोल्टेज है आपका जो कि पैरेलली कनेक्ट है, ये वोल्टेज है, ठीक है, 10 एंगल 15 डिग्री, और ये 1j 1 -j, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज आपका क्या है, सेम है, वोल्टेज आपका क्या है, सेम है। मतलब यहां पर भी यही वोल्टेज लगेगा और यहां पर भी यही वोल्टेज लगेगा। आपको निकालना है करंट, यहां पे निकालना है करंट IC ऑफ t, है ना, नॉट इसमें, यहां पे नहीं निकालना है आपको, यहां पे निकालना है IC ऑफ t, कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट निकालना है। तो वोल्टेज आपको पूरा पता है, इंपीडेंस 1 - j इंपीडेंस है, तो करंट निकल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये तो, है ना। तो यहां पर हमें क्या करना है, IC ऑफ t इक्वल टू वोल्टेज कितना है, 10 एंगल 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - j। अब देखिएगा 10 एंगल 15 अपॉन, इसको क्या करेंगे, √1² + 1² तो √2 हो जाएगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस वजह से क्या हो जाएगा, -45। ये चीज तो आपको पता चली गई होगी। तो IC ऑफ t कितना आया, IC ऑफ t आया आपका 10/√2 इंटू, ये 45 ऊपर जाएगा पॉजिटिव,
15 और 45 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब इसको चेंज करेंगे IC ऑफ टी में, तो 10√2 कॉस ओमेगा कितना है आपका 1 है, तो टी प्लस 60 डिग्री है ना। कॉस में था, डायरेक्ट हम लोगों ने निकाल दिया। अब क्या ऑप्शन नजर आ रहे हैं हमें, ऑप्शन देख लेते हैं। तो 5 में ऑप्शन है, तो 5 में तो इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। √2, तो √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो √2 का क्या कर दिया अभी, मल्टीप्लाई डिवाइड, कॉस टी प्लस 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया, ये 2 से 2 5, तो 5√2 कॉस टी प्लस 60 डिग्री। अब देखिए, अब हमें क्या हुआ, यहां पे ये पता चला, ठीक है, तो डायरेक्टली हमारा क्या हो गया, इंस्टेंट 5√2 कॉस टी प्लस 60 डिग्री। कहीं नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल नजर आ रहा है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब आपने देखा कि यहां पर आंसर आ गया डायरेक्टली। अब सपोज करिए आंसर नहीं आता, ठीक है, आंसर वैसे तो आ ही जाता, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने देखिए कोई भी मल्टीप्लाई नहीं किया है। हम लोगों ने ये एज्यूम किया है कि इसका मतलब है कि ये जो 10 था डायरेक्टली आपको पीक वैल्यू में गिवन था, ये जो मैग्नीट्यूड था डायरेक्टली पीक में गिवन था, क्योंकि हमें अगर ये आरएमएस में होता तो हमें √2 का एडिशनल और एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है, आरएमएस में होता तो √2 का एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ता। अभी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑप्शन हमारा डायरेक्टली पिक हो गया, है ना। अगर होता कि ऐसा कि ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं होता, एक दूसरा ऑप्शन कुछ हमें 10 कॉस समथिंग कुछ नजर आता, तो फिर इसका मतलब था कि आरएमएस वैल्यू, बट गेट में आपको क्लियरली लिखा रहेगा कि पीक है या आरएमएस है। डायरेक्टली अगर आरएमएस होगा तो लिखा जाएगा, और कुछ भी नहीं लिखे तो आप नॉर्मली आप सॉल्व करते रहना, उसको पीक मान के ही। आपको अगर ऑप्शन मैच कर जाए तो ठीक है, और नहीं करे तो फिर उसको आरएमएस कंसिडर करके चलना है। मजा आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। In this circuit shown, E1 of t equal to √3 cos omega t plus 30 and E2। E1 और E2 कहाँ नजर आ रहे हैं, ये E1 है और ये E2 है, दोनों वोल्टेजेस है, ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। द वोल्टेज अक्रॉस द ग्राउंडेड 1 ओम रजिस्टर, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, ये क्यों देखा मैंने, क्योंकि अगर अलग होती तो आपका सुपरपोजिशन थ्योरम लगता है ना, जो थ्योरम अभी जब आगे पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा सारी चीजें। द वोल्टेज अक्रॉस द ग्राउंडेड 1 ओम, अब ये जो 1 ओम है इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है। अब देखिए 1 ओम के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालना है, इसका मतलब है कि आपको अगर ये वोल्टेज पता चल जाए, ये वोल्टेज, तो वही वोल्टेज इसके अक्रॉस रहेगा, है ना, वही वोल्टेज आपको इस क्योंकि ये आपका 0 वोल्ट है, तो इस 1 ओम के अक्रॉस ही वही आपका वोल्टेज रहेगा, ठीक है, ग्राउंडेड, ये ग्राउंडेड 1 ओम है ना। चलिए अब जल्दी से, आपके पास वोल्टेज है, ये सारे वोल्टेजेस है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, और ऑप्शन का में इंस्टेंटेनियस में ऑप्शन है। तो देखिए यहां पर E1 जो है √3 कॉस, तो हम ये कर सकते हैं कि √3 और एंगल 30 डिग्री कर देते हैं, है ना, पीक में ही रहने देते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है, आरएमएस में कन्वर्ट नहीं करते, पीक में कर देते हैं। और इधर क्या करेंगे हम लोग, इधर करेंगे √3 साइन, है ना, साइन दे रखा है, तो साइन है, तो इसका मतलब ये है आपका 5 - 90 मतलब 60 - 90, तो ये हो जाएगा आपका 30 -30। समझ में आया? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नोडल लगा देते हैं, नोडल इज द बेस्ट, तो कितना हो जाएगा, नोडल लगा देंगे तो V - √3 एंगल 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस V/1 प्लस V - √3 एंगल -30 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब V को हम लोग V ये कितना हो गया, एलसीएम तो कुछ लेने की जरूरत नहीं, तो 3V हो गया, और ये बाकी के उस साइड में चले जाएंगे, तो √3 को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 एंगल 30, ठीक है, और -1 एंगल -30, नॉट माइनस, प्लस ही आ जाएगा, क्योंकि उस साइड में जाके दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3V इक्वल टू √3, और अब इसमें चेंजेस कर देते हैं। इसमें कैसे चेंज कर देंगे, यहाँ पे 1 cos 1 का मल्टीप्लाई, तो cos 30 प्लस j sin 30, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका cos 30 माइनस j sin 30, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका कि ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, सिर्फ cos 30 बचा है, तो इसका मतलब 3V इक्वल टू √3 और 2 cos 30, 1 cos 30, 2 cos 30, तो 2 cos 30 कितना हो जाए, cos 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 क्या हो गया 3, तो ये कितना हो गया 1 वोल्ट, ये क्या हो गया 1 वोल्ट।
अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कहीं पर भी 1 वोल्ट गिवन है क्या? नहीं गिवन है, तो इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तो आपका क्या आया, V इक्वल टू कितना आया, 1 एंगल 0। तो अभी हम इसको काय में चेंज करेंगे, इंस्टेंटेनियस में चेंज करेंगे। तो V इक्वल टू, अब देखिए आपने जब ये वोल्टेज कन्वर्ट करे थे तब ये मैग्नीट्यूड क्या लिया था, पीक लिया था, पीक के फॉर्म में लिया था, है ना। तो पीक के फॉर्म में लिया था, तो यहां पर भी आपको मल्टीप्लाई √2 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप 1 लिखिए, कॉस लिखिए, ओमेगा कितना है, ओमेगा आपका कितना है, ओमेगा जस्ट ओमेगा के फॉर्म में ही है, ओमेगा के फॉर्म में ही है, ओमेगा टी और प्लस 0 क्योंकि 0 है, तो इसका मतलब V इक्वल टू कितना हो गया, कॉस ओमेगा टी। कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सर हम तो, हमारी आदत क्या है, √3/√2 कर देते हैं, मतलब आरएमएस में लिखने की आदत है, आरएमएस में लिखिए, सॉल्व करिए सॉल्व करिए सॉल्व करिए, तो यहां पर भी आंसर कुछ और आएगा, फिर उसको जब वापस चेंज करें तो √2 का जैसे आपने यहाँ डिवाइड किया था तो आप मल्टीप्लाई करना, कन्वर्ट करते टाइम पे मल्टीप्लाई जरूर करना, है ना। तो अब आपको कहानी क्लियर होगी। अब अभी मैंने क्या किया, पीक में ही लेके आ गया, पीक में, क्योंकि मुझे वापस कन्वर्ट करते टाइम पे डायरेक्ट ऑप्शन मिल गया, है ना। तो चलिए, तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। अब आपके लिए काफी कंफर्टेबल होगा, कब करना है कब नहीं करना है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन और करा दूंगा ना, बाकी सब सीख जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस लेक्चर में। अ सीरीज सर्क्यूट हैज एन इंपीडेंस Z इक्वल टू 5 - j12, इट्स ससेप्टेंस इज। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ससेप्टेंस का मतलब भी नहीं पता होगा, ठीक है। आपको देखिए 2-3 चीजें बता देता हूं। इंपीडेंस के लिए सब कुछ फेमिलियर होते हैं, R + jx, इसको बोलते हैं इंपीडेंस, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंस। इंपीडेंस का उल्टा एडमिटेंस क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडमिटेंस, 1/z एडमिटेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस, 1/r को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। और यहां पर एक b, स्मॉल b से सिंबल करते हैं तो 1/x। रिएक्टेंस का उल्टा क्या होता है आपका, ससेप्टेंस, इसको बोलते हैं ससेप्टेंस। अब ससेप्टेंस आपका इंडक्टिव भी हो सकता है और कैपेसिटिव भी हो सकता है। अगर ये रिएक्टेंस इंडक्टिव XL रहा तो ये BL हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर आपका कैपेसिटिव रहा तो आपका ये कैपेसिटिव ससेप्टेंस हो जाएगा। ससेप्टेंस इंडक्टिव ससेप्टेंस भी होते हैं और कैपेसिटिव ससेप्टेंस भी होते हैं, ऑलरेडी आपको थ्योरी में बता चुका हूं। अब चलिए यहां पर इंपीडेंस है। अब बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली क्या गलती करते हैं कि तुरंत ये वाली इसको उल्टा करके लिख देते हैं ससेप्टेंस। ऐसा नहीं करना, पूरा बहुत अच्छे से आपको करना है। y इक्वल टू 1/z, तो 1/z कितना हो जाएगा, 5 - j12, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज का मतलब क्या है, 5 + j12 का मल्टीप्लाई और 5 + j12 का डिवाइड। रेशनलाइजेशन ये हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में सीखा है, अब तो शायद और जल्दी सीख गए होंगे। 5 + j12 अपॉन ये कितना होता है, 5² + 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ये 25, 144, तो ये हो जाएगा 125 और 144 169 मतलब 5/169 और प्लस j12 डिवाइडेड बाय 169, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आप ये कहलाता है y इक्वल टू G + JBL, दैट इज ससेप्टेंस, 12 डिवाइडेड बाय 169, तो D इज द ससेप्टेंस। समझ में आया, ठीक है। ये आपको पैरेलल सर्किट्स और सीरीज RLC, पैरेलल RLC मैंने पढ़ाए हैं, तो वहां पे सारी चीज डिटेल वर्जन में बता दी है। तो एट दिस नोट हम कितने 54 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए। मजा आया। आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या जाना, हमने देखा कि किस तरीके से हमें इंडक्टर कैपेसिटर को लेना है, सोर्सेस को किस तरीके से डील करना है, कन्वर्ट RMS एवरेज, इसमें क्या कंफ्यूजन होता है, वो सारी चीजें सीखी। देखिए मेरा नेटवर्क आपको जीरो से सिखाना नहीं मकसद, मुझे जहां पर आपकी मिस्टेक्स होती है वहां पे हाईलाइट करना जरूरी, ताकि आपकी गड़बड़ ना हो। वो सारे पॉइंट्स मैं हाईलाइट करके चल रहा हूं, ठीक है। खासकर ये एवरेज, RMS, वो जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड एंगल, उसमें पीक और RMS में काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उसको कन्वर्ट करते टाइम पे काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अभी तो और भी सीखेंगे, और भी क्वेश्चन आएंगे, मिक्सिंग वाले क्वेश्चन भी आएंगे, वहां पर और अच्छे से सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, तो जुड़े रहिए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ऐसे स्टूडेंट सुन रहे हो जो नए नए अभी आए हैं इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे, तो जी सेंटर का एप्लीकेशन पे जाइए, वहां फुल नेटवर्क पहले पढ़िए, फिर इस क्रैश कोर्स को अटेंड करेंगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू।